दोस्तों इस वीडियो में आप 12वीं क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट के भारतीय भवन बुक के यूनिट 2 के चैप्टर नंबर 2 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के आगे के ऑब्जेक्टिव को समझिएगा। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करा दिया था। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि विद्युतीय क्षेत्र द्वारा किसी आवेश के विस्थापन में किया गया कार्य डब्ल्यू ई है तथा अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल द्वारा आवेश के विस्थापन में किया गया कार्य डब्ल्यू एम हो, तब विद्युतीय क्षेत्र में कार्य और चुंबकीय क्षेत्र में कार्य निकला है। मतलब एक आवेश है वह विद्युतीय क्षेत्र में विस्थापन करता है और वही आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र में विस्थापन करता है। तो किए गए कार्य का मान क्या होगा, तो इसके सॉल्यूशन पर मैं आपको ले चलता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र है, यह विद्युतीय क्षेत्र है और इसमें आवेश कोई क्यू स्थित है पॉइंट 1 पर। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर हम उसे लेकर आते हैं, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य कुछ होगा, तो उसे हम डब्ल्यू कंसीडर कर लेते हैं। तो विद्युतीय विभव V इक्वल टू होता है W डिवाइडेड बाई Q। W यहाँ पर क्या होता है, तो कार्य होता है, और Q क्या होता है, तो आवेश। तो यहाँ से W इक्वल टू कार्य इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा, Q मल्टीप्लाई इंटू V। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर तो आवेश आवेश तो कुछ ना कुछ होगा, और V यहाँ पर जो विस्थापन मतलब जिस यहाँ पर वेग होगा, सॉरी, तो जिस वेग से हम लेकर आ रहे हैं, यानी यहाँ पर किए गए कार्य शून्य नहीं हो सकता है। इसका मतलब डब्ल्यू ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र में डब्ल्यू ई नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। अब हम चुंबकीय क्षेत्र में समझते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में या तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होता है, नहीं तो बाहर की ओर होता है, तो उसे डॉट और क्रॉस से सूचित करते हैं। तो आप कोई भी ले सकते हैं, डॉट या क्रॉस, अंदर या बाहर, जो लेना चाहें। और यहाँ पर मान लीजिए कि विस्थापन इस दिशा में हो रहा है भी वेग से, तो और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या 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 होगा, या तो बाहर की तरफ होगा नहीं तो अंदर की तरफ होगा। बाहर या अंदर को तो हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए कि ऐसे है, इसको हम बाहर की तरफ ले रहे हैं, तो बाहर की तरफ है, तो यहाँ पर वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कितना कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है। तो फ्लेमिंग के नियम से हम देखें तो तर्जनी, अंगूठा और माध्यमा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जहाँ पर तर्जनी क्या बताता है, तो चुंबकीय क्षेत्र को, माध्यमा बताता है आवेश को, वेग को, तो वहाँ पर अंगूठा क्या होता है, तो बल के दिशा को बताता है, और वह भी 90 डिग्री के एंगल पर होता है। तो यहाँ पर वेग का दिशा ये हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ये हो गया, और 90 डिग्री एंगल पर फोर्स भी लगेगा, तो हम इसे ऊपर की तरफ कंसीडर कर लेते हैं और इस फोर्स को F कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेश जो है वह उसके विस्थापन विस्थापन इस तरफ है और बल इस तरफ है, तो बल और विस्थापन के बीच एंगल कितना बन रहा है, तो 90 डिग्री। तो वृत्तकार पथ में किया गया कार्य क्या होगा, W इक्वल टू बल गुने विस्थापन, यानी इसे ऐसे लिखा जाता है W इक्वल टू एफ एस, और जब भी हम डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा लगाते हैं, तो यही फॉर्मूला होता है कार्य के, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो एफ एस कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा यानी थीटा का वैल्यू हम जब 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 कितना होता है, तो जीरो होता है, जीरो हो जाएगा। तो जीरो से अगर एफ एस यानी बल गुने विस्थापन, बल और विस्थापन, और यहाँ पर थीटा क्या होता है, तो बल और विस्थापन के बीच कोण होता है। तो यहाँ पर cos 90 का मान जीरो हो गया, तो जीरो से एफ एस में मल्टीप्लाई होगा, तब पूरा वैल्यू को जीरो कर देगा, चाहे फोर्स का वैल्यू कुछ भी हो और यहाँ पर विस्थापन का वैल्यू कुछ भी हो। जब कोण एंगल का मान 90 डिग्री होगा बल और विस्थापन के बीच, तो हमेशा किया गया कार्य क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र में किया गया कार्य डब्ल्यू एम है वह क्या निकल कर आ जाएगा, जीरो। तो जो चुंबकीय क्षेत्र में था वह जीरो नहीं था, और विद्युतीय क्षेत्र में जीरो नहीं था, और चुंबकीय क्षेत्र में जीरो था, यानी डब्ल्यू ई नॉट इक्वल टू जीरो और डब्ल्यू एम इक्वल टू जीरो। एम से यहाँ पर एम फॉर मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में कार्य। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो वेग v से गतिशील किसी आवेशित कण को वेक्टर ई तथा वेक्टर बी के क्रॉसित क्षेत्र से अवक्षेपित निर्गत होने के लिए आवश्यक शर्त है। यहाँ पर ई क्या है, तो विद्युतीय क्षेत्र होता है, और बी क्या हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए जो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का रेशियो क्या होता है, तो वह v होता है।
यानी v इक्वल टू हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है v इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई बी सॉरी यहाँ पर बी। तो यहाँ पर फॉर्मूला तो ये नहीं दिया गया है, इसको और आगे की तरफ ले जाया गया है। यानी अगर e इक्वल टू यहाँ पर b डिवाइड में है, अगर हम इसे इधर की तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब e इक्वल टू वी बी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है, कण पर कार्यकारी बल क्या होगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों हम दिशा कैसे निकालेंगे, कण पर हम कण को चुंबकीय क्षेत्र के रेखा के अनुदिश गति दी जाती है, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र के कण के वेग है और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण क्या है, तो एक ही दिशा है, मतलब यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 है। तो जो लगने वाला बल होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा होता है, और यहाँ पर थीटा क्या होता है, तो वही आवेश के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पर हम जब 0 डिग्री वैल्यू रखेंगे तो साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, तो 0, यानी कि यहाँ पर क्यू वी बी का कोई भी वैल्यू हो, अगर यहाँ पर उनके बीच का एंगल 0 होगा तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा वैल्यू हमारा निकल के क्या आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कार्यकारी बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 20वें नंबर, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का बी है, तो इसका फॉर्मूला होता है और वही है। और क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि यदि विद्युत धारा को अपवर्तित रखते हुए कुंडली की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कोई वृत्त है, इस वृत्त का त्रिज्या क्या है, आर है, इसमें आई धारा फ्लो हो रहा है, और एक और बड़ा वृत्त है जो इसके दोगुना त्रिज्या क्या है, शायद दोगुना बोला गया है, हाँ दोगुना त्रिज्या बोला गया है। जो पहले वाला वृत्त है इसके दोगुना त्रिज्या क्या है, और बाकी सब इसमें धारा सेम है। तो वृत्तीय कुंडली के चुंबकीय केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पर म्यू नॉट और 4 पाई तो कांस्टेंट है और 2 पाई भी कांस्टेंट है, सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल कौन है, मतलब परिवर्तनशील, तो आई परिवर्तनशील है धारा और आर, तो यहाँ पर तो आई का मान कुछ नहीं बोला गया है, यानी इसका मतलब हुआ कि इसमें भी आई धारा फ्लो हो रहा है और इसमें भी, दोनों वृत्त में सिर्फ अंतर क्या है, तो पहले वाले जो वृत्त है उसका त्रिज्या आर है, और जो उससे दो बाद वाला दिया गया है वृत्त उसका त्रिज्या दोगुना है, तो 2r हम उसे ले गए। तो इस फॉर्मूला में हम सिर्फ क्या कर देंगे, तो 2r लिख देंगे आर की जगह पर। तो अब हमें इन दोनों में रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन निकालना है तो यहाँ पर क्लियर आप देख सकते हैं कि अगर हम b1 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये b2 वाला फॉर्मूला निकल कर आ जा रहा है, सब तो सेम है, केवल डिवाइडेड में 2 आ रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 2 अगर डिवाइड में रहता है तो क्या इधर अगर हम पलटते हैं तो निकल कर आ जाता है आपका 2 डिवाइड में है तो 1 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 इधर r से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2r हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब हो गया कि जो पहले वाला वृत्तीय कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र का मान था उसके आधा हो जाएगा अगर हम त्रिज्या का मान बढ़ा देते हैं। ऐसे भी सोच सकते हैं कि त्रिज्या क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब कि आप जिस रेशियो में आर को बढ़ाएंगे उसी रेशियो में बी का मान घटेगा, यानी 3 गुना बढ़ा देते हैं तो 3 गुना क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, 4 गुना बढ़ाते हैं त्रिज्या को तो 4 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। वैसे ही अगर आप त्रिज्या में कुछ विद्युत धारा में चेंज करते हैं तो विद्युत धारा क्या है, समानुपाती है, यानी जितना बढ़ाएंगे उतना ही विद्युतीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अब अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का वृत्तीय गति में यदि v तथा r क्रमशः चाल एवं त्रिज्या हो तो निम्नलिखित में कौन सा समानुपाती सही है।
मान यहाँ पर बोला गया ना कि एक वृत्तीय गति हो रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है वह एक समान है, और यहाँ पर एक क्या है, आवेशित कौन है, उसका वेग क्या है तो v है, और त्रिज्या इस वृत्त के क्या है, r है। तो r और v के बीच रिलेशन फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर जो भी ऑप्शन है r और v के बीच में है, r और v के बीच में। तो जो r और v के बीच में रिलेशन का फॉर्मूला होता है यहाँ पर त्रिज्या का, जब कोई बस कण हो और वह वृत्तीय गति कर रहा है और उसका वेग v हो, उसका मास कुछ हो m हो, और उसके त्रिज्या वृत्त का r हो, और मान लीजिए कि आवेश का द्रव्यमान m हो गया और वो आवेश का क्या है तो q है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू एम वी बाई क्यू वी होता है। तो यहाँ पर r और v के बीच रिलेशन देख सकते हैं, डायरेक्ट समानुपाती है, r और v एक दूसरे के समानुपाती है, और m के भी समानुपाती है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती किसके है, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो q के व्युत्क्रमानुपाती है और v के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन हमें r और v के बीच पूछा गया है, यानी एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जो भी ऊपर की तरफ आते हैं ना वो दोनों समानुपाती होते हैं, एक ही अंश में आते हैं। तो और एक अंश में और एक हर में आता है ना तो वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हर में क्या है, आया है q और b, तो ये दोनों क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती हो गए, मतलब r q के भी व्युत्क्रमानुपाती को ऐसे लिखते हैं, r व्युत्क्रमानुपाती 1/q, और r व्युत्क्रमानुपाती है किसके, b के भी। देखिए इसको पढ़ने का भी दो तरीका होता है, व्युत्क्रमानुपाती को। समानुपाती को तो आप सिंपल r समानुपाती b पढ़िएगा, लेकिन अगर आपको व्युत्क्रमानुपाती लिखना है तो लिखने के लिए एक ही तरीका होता है लिखने के लिए, पढ़ने के लिए दो तरीका से पढ़ सकते हैं। जबकि r समानुपाती 1/q हम इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन q यहाँ पर अगर हम सिर्फ q शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो q क्या है, q r के व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन अगर हम समानुपाती शब्द का प्रयोग करेंगे तो r समानुपाती 1/q बोलेंगे, क्योंकि 1 के या डिवाइड में आ रहा है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। उम्मीद है कि मुझे आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। तो जो भी आपको डाउट कुछ बचा होगा तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके आगे वाले क्वेश्चन है उसे हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।